और डॉक्टर गुप्ता से हम एक्सपर्ट कमेंट्स भी एक्सपेक्ट करेंगे। डॉक्टर पंकज गुप्ता। थैंक यू डॉक्टर मुंडी जी। रिलेशनशिप आज बहुत प्रॉब्लम में है जी। और मैं मानता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट जो रिलेशनशिप है वो चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप है। यस। क्योंकि पेरेंट्स जो है वो बच्चे को परवरिश कर रहे हैं, उसकी एक पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हैं। जी। और मेरे हिसाब से अगर पेरेंटिंग ठीक होती है, यस, बच्चे की परवरिश अगर ठीक होती है जी, तो वो एक अच्छा खुशहाल इंसान बन सकता है। यस यस। और मैं जैसे केसेस देखता हूँ, अगर कोई बड़ी एज के लोग भी आते हैं, जैसे चाहे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के हों या इंडिविजुअली डिप्रेशन और एंजाइटी के भी हों, वहां भी अगर हम देखते हैं तो रूट कॉज में कहीं ना कहीं एक बैड पेरेंटिंग का बीज होता ही होता है। एग्जैक्टली। तो मैं ये चाहूंगा कि अगर हम ये आज डिस्कस करें कि पेरेंट्स क्या कर सकते हैं अपने बच्चे को एक बढ़िया, एक खुशहाल इंसान बनाने के लिए। यस। तो आई थिंक वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा और ज्यादा लोगों के काम का हो सकता है। वैसे भी डॉक्टर साहब आप बिल्कुल उचित कह रहे हैं कि परिवार पहली पाठशाला है जी, जहां पर कोई भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है, आगे बढ़ता है, और किस नक्शे कदम को वो फॉलो करेगा वो पेरेंट्स बहुत हद तक तय कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। किरण जी, हम आपसे बात में मुखातिब होना चाहेंगे। आपका क्या व्यू पॉइंट है इस वक्तव्य की? पहले तो डॉक्टर गंभीर मैं कहना चाहूँगी, जो डॉक्टर गुप्ता ने हाईलाइट किया है कि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का और इसे हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। Right. सिर्फ दो चीज़ें इस पॉइंट पे मैं कहना चाहूँगी। पहली चीज़ ये कि हम पेरेंट्स ये समझ लेते हैं कि हमारा ये बर्थ राइट है कि वी नो बेस्ट। यस यस। दूसरी बात ये, हम रोजमर्रा की लाइफ में भी बहुत चीजों पे ट्रेनिंग लेते हैं। जी। राइट। जैसे अब कोई गाड़ी चलाना चाहता है तो ड्राइविंग स्किल्स की ट्रेनिंग होती है, कोई प्लेन चलाना चाहता है तो आपको एविएशन के लिए ट्रेनिंग मिलती है। जी। हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ की वो होती है कि हम किसी और लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल जब होते हैं। एंड ज़्यादातर पेरेंट्स, एंड ये ग्लोबल फिनोमेना है, सिर्फ इंडिया में ही इसका रेलेवेंस नहीं है, पूरे विश्व में ही ये इम्पैक्ट होता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे लाइफ में, एक रोल जो हम प्ले करते हैं, हम उसी की ट्रेनिंग या उसका स्किल सेट्स सीखने के लिए बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं। yes. हमें ऐसे लगता है वी नो बेस्ट और हमें इसको इम्प्रूव करने की या किसी से हमें ज्ञान लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। एग्जैक्टली। वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। Yes. तो मेरा हम्बल सबमिशन तो यही है इस पॉइंट पे कि पेरेंटिंग इज एक्चुअली एन आर्ट एंड अ स्किल। यस। पेरेंटिंग इज नॉट अ बर्थ राइट। जी। बायोलॉजिकली किसी को जन्म देना और ये सोच लेना कि मुझे बेस्ट पता है कि इस बच्चे को मैंने कैसे बड़ा करना है, इसे हमें डीमिस्टिफाई करना चाहिए। yes. इनर्शिया बहुत मिलता है लोगों से और मेरा तो फील्ड ही यही है। yes. तो मेरे पास तो ऐसे बहुत ढेरों सारे रिपोजिटरी में एग्जांपल्स हैं जो मैं अभी नहीं निकालूंगी, बट इस पॉइंट पे यही कहना चाहूंगी कि हमें फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। ओके डॉक्टर पंकज, मैं एक मिनट थोड़ा सा बीच में बोलना पसंद करूंगा। मैं डॉक्टर का पॉइंट, आपने डॉक्टर कहा बैड पेरेंटिंग, है ना। पेरेंटिंग, आदमी के 2-3 बच्चे हैं और सबके लिए वो बराबर पेरेंटिंग करता है। वाई वन चाइल्ड गोज हेवे, yesterday children are doing well, तो where is the bad parenting? Parenting is same for everybody, नहीं? उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? यस डॉक्टर साहब, बिफोर यू आंसर मिस्टर परवीन, मैं इनके पॉइंट से बात आपके ऊपर एक क्वेश्चन फॉर्म में पोज करना चाहता हूँ। देखिए, एक तरफ हमारे लिटरेचर में ये आता है चाइल्ड इज ए फादर ऑफ मैन, राइट। दूसरी तरफ शी इज राइट दैट वी टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट वी एंजॉय द अथॉरिटी। Since I have become a father, I enjoy the right of correcting my son or children. This contradiction somewhere leads a dichotomy, it leads a problem.
ये अंतर विरोध होना स्वाभाविक है। पहली तो ये बात आपसे स्पष्टता चाहते हैं। सेकेंडली, जो प्रवीण जी ने कहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि भाई फादर तो प्रॉपर शिक्षा या परिवार जो है, माँ बाप दोनों मिलके एक जैसी शिक्षा सभी बच्चों को देते हैं, लेकिन एक उसमें से आफताब बन जाता है और दूसरा एक नेक इंसान बनता है। तो इसके क्या वजूहात हैं, उस पर कृपया आप अपना वक्तव्य दीजिए। पहली बात जो आपने बात कही कि पेरेंट्स अपना हक समझ लेते हैं कि बच्चों को हमें बनाना है, बड़ा करना है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं अपने एक्सपीरियंस से यहाँ पर बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन और लाइफ बिटवीन लाइफ्स भी मैं करता हूँ, और मैंने कई लोगों का जब किया है जी, तो ऐसा देखने में आया है मेरे अपने एक्सपीरियंस में कि जो बच्चे की जो सोल है वो बहुत बार पेरेंट्स की सोल से ज़्यादा मैच्योर है, क्योंकि हम सब अपनी एक सोल जर्नी पर हैं। ये एक ऐसा समझिए कि बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कि एक्टिंग का बायोडाटा लेकर बैठते हैं, और फिर जब एक मूवी बनती है तो उसकी कास्टिंग होती है, तो उसमें किसने बाप बनना है, किसने माँ, किसने बेटा बनना है। इसी तरह से हर सोल जो है वो अपना एक पैकेज लेके अपनी लर्निंग के लिए जन्म लेती है, और ऐसा नहीं है कि बच्चे की जो सोल है वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी सोल से कम मैच्योर है। इसका मतलब हम अगर उसको अपने बराबर का समझकर और अगर हम उसको ट्रीट करते हैं तो ये एक अच्छी डायरेक्शन हो सकती है हमारी अच्छी पेरेंटिंग की तरफ। मैं ऐसे बोलता हूँ कि हम क्योंकि बच्चे से 25 साल 30 साल पहले हम पैदा हो गए जी, तो हमारे पास क्या बड़ा है, सिर्फ ये शरीर बड़ा है और कुछ 25 साल के अनुभव हमारे पास ज्यादा हैं इस जन्म के। जर्नी ऑफ सोल्स में अगर देखें तो आत्माएं हजारों जन्म लेती हैं, लाखों साल वो जीती हैं। उस लाख साल के अंदर 25 वर्ष कम की ज्यादा अहमियत नहीं रखता, और हो सकता है ओवरऑल जर्नी में वो हमसे कहीं ज्यादा मैच्योर्ड सोल हो। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि सपोज हम मान लें हम सब 3 BHK मकान में रहते हैं, तो अगर मैं आपसे कहूं कि कोई पेंट हाउस में रहता है तो क्या आप ऐसा बोलेंगे कि वो इंटेलिजेंट है? इट हैज नो रेलेवेंस। इट हैज नो रेलेवेंस, कोई उसका कोई कोरिलेशन ही नहीं है। या कोई 2 BHK में रहता है और हम उसको बोलेंगे क्या वो हमसे कम समझदार है? कोई रेलेवेंस नहीं है। अगर हम सोल के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हमारे पास क्या है, सिर्फ एक मकान है जो उसके मकान से बड़ा है, एक बॉडी है जो उसकी वजह से हम ये नहीं बोल सकते हैं क्योंकि मेरा शरीर ज्यादा बड़ा है तो मैं उससे ज्यादा मैच्योर हूँ, है ना, पहली चीज। दूसरी चीज जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ विद माय एक्सपीरियंस, मैंने चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप में कभी ऐसा नहीं देखा कि पेरेंट्स की इंटेंशंस बच्चे के लिए खराब हो। That is very important. जैसे मेरे पास जब हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप केसेस आते हैं और जब प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं तो यहाँ तक इंटेंशंस खराब हो जाती हैं कि चाहे वो कहावत है ना कि चाहे मेरी दोनों फूट जाएं पर तेरी एक जरूर फोड़ के रहूंगा। सो इंटेंशंस भी इतनी डाउटफुल हो जाती हैं। लेकिन मैंने चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप में वहां तक केसेस देखे हैं कि बच्चा 31 साल का है, उसके फादर रिटायर्ड हैं, वो मेरे पास लेकर आते हैं, वो कहते हैं सर बहुत साल हो गए बेटे ने मेरे से बात नहीं की है, आपके ट्रीटमेंट का पूरा फीस मैं पे करूंगा। ये बच्चा अपने पैर पर खड़ा हो जाए, अपने प्रोफेशन में अपने काम में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे, कमा खा ले, और ये मुझसे जिंदगी भर भी बात ना करे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी यहाँ तक भी मैंने देखा है कि इंटेंशंस जो है हर पेरेंट की अच्छी होती है, राइट। अब सवाल ये आता है कि इतनी अच्छी इंटेंशंस को हम बच्चे तक कम्युनिकेट क्यों नहीं कर पाते? मेरी इंटेंशंस आपके लिए खराब हैं और आपको पता लगता है कि डॉक्टर साहब की इंटेंशन मेरे लिए खराब है, तो बिल्कुल ठीक बात है। मैं गलत सोचता हूँ, आपको पता लगता है कि मैं गलत सोचता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं अच्छा सोचता हूँ और मैं अपनी अच्छी इंटेंशंस ही अगर बच्चे तक कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरी पेरेंटिंग में कुछ तो गड़बड़ है। बहुत पर्टिनेंट आपने ये पॉइंट निकाला। वहीं पे मैं बोलती हूँ कि पेरेंटिंग एक्चुअली आर्ट है और स्किल भी है, इसका दोनों का अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा मैसेज जो मैं सबको देना चाहता हूँ वो ये देना चाहता हूँ, एक एग्जांपल से समझते हैं। आप देखिए एक अंडा है, मुर्गी का अंडा है, मैं आप ही लोगों से पूछता हूँ कि अंडा कैसे टूटता है? जस्ट गिव योर व्यू पॉइंट्स। अंडा कैसे टूटता है? छोटा सा आसान सा सवाल है। हैचिंग करते हैं, हैचिंग करने से टूटता है। और कैसे टूटता है?
मतलब अगर ये मुर्गी का अंडा है तो बेचारी के प्यार से भी टूटता है, क्योंकि वो बैठी रहती है उसके ऊपर। हैचिंग से हो गया। और दूसरा कोई तरीका अंडा टूटने का? खुद तोड़ते हैं। एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स से जो हम ऑमलेट बनाते हैं ऊपर से स्ट्राइक करते हैं, दो तरीके से अंडा फूटता है, यानी अंडे ने तो टूटना ही टूटना है। अब दोनों तरीके से जब अंडा टूटता है उसके अंदर कोई अंतर है या दोनों सेम है? बहुत बड़ा अंतर है। जब अंडा बाहर से टूटता है तो अंडा क्या है? अंडा बेसिकली एक पोटेंशियलिटी है, राइट? अगर वो बाहर से टूटता है तो हम क्या करते हैं? उसकी पोटेंशियलिटी को नष्ट करते हैं। यस। और अंडा जब हैचिंग कर गया, यानी जब अंदर से टूटता है, तो उसके अंदर जो पोटेंशियलिटी वो लेके आया है वो एक्चुअलाइजेशन, रियलाइजेशन में कन्वर्ट होता है, एक नया जीवन उसमें से निकलता है। मैं बोलता हूं सारी पेरेंटिंग इसी एग्जाम्पल्स पे हम समझ लें तो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे? हमने अपनी इंटेंशंस अच्छी होने के बाद भी हम बच्चों तक कम्युनिकेट क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका इज समथिंग लाइक ब्रेकिंग द एग फ्रॉम आउटसाइड। आप सोचिए, आप सब आप पेरेंट्स हैं, आप सब लोग चाहते हैं आपका बच्चा हेल्दी बने, आपका बच्चा सक्सेसफुल बने, आपका बच्चा टाइम पर खाए सोए, लेकिन अपनी इंटेंशंस पूरी कराने के लिए आप क्या करते हैं? प्रेशर। उसको प्रेशर डालते हैं, उसको डांटते हैं, सजा देते हैं, पिटाई करते हैं। यानी हम अपनी इंटेंशंस को इंप्लीमेंट कैसे कर रहे हैं? ऊपर से फोर्स मार के। बड़ा आसान है, इसमें जरा भी मेहनत नहीं लगती है, और हमें ऐसा लगता है कि बच्चे को हम फोर्स करते हैं तो बच्चा उस चीज में मानता चला जाता है। अब होता क्या है, शुरू में बच्चा अगर हमारी बात को मान रहा है, इसका मतलब जरूरी नहीं कि वो आपकी बात से सहमत है। यस। उसके पास आपको रिवोल्ट करने का अभी उसके पास शक्ति नहीं है। आपने देखा छोटे बच्चे रिवोल्ट करते हैं, हम पेरेंटिंग वहां से नहीं सीखते हैं। एक छोटे बच्चे को आप जरा सा डांट दीजिए, वो कहता है मम्मी गंदी, मम्मी गंदी। लेकिन जैसे ही हम बड़े होते हैं, बच्चे बड़े होने शुरू होते हैं, अब वो संस्कार ऐसे डाल दिए कि मम्मी गंदी वर्ड यूज नहीं कर सकता है। अब वो फील तो वो कर रहा है क्योंकि उसने तो और पहले भी फील कर लिया था, अब वो उसको कह नहीं पा रहा। और जहां एज 13-14 साल आती है, बच्चा वो करेज इकट्ठा कर पाता है रिवोल्ट करने के लिए। डॉक्टर साहब, आपने जो बात एक सेकंड हो, इसको मैं कंप्लीट कर दूं मैं। हाँ। सो ये तो मैंने बैड पेरेंटिंग बता दिया, मैं इसी को इलस्ट्रेट कर रहा था। हाँ। लेकिन आप कहिए बात प्लीज। हाँ, तो गुड पेरेंटिंग को भी हम समझ लेते हैं। गुड पेरेंटिंग का मतलब क्या है कि हम अपनी इंटेंशंस के लिए बच्चे को मोटिवेट करें। जी। अगर बच्चा मोटिवेट हो जाता है, Yes. अंदर से अगर उसमें हैचिंग होती है, अगर उसमें इच्छा होती है मोटिवेशन के बाद, यस। तो जब वो अंदर से टूटेगा या तो उसमें एक नई लाइफ निकल कर आने की संभावना ज्यादा होती है। यस। सो बैड पेरेंटिंग, बहुत ब्रेकिंग द सुंदर एग उदाहरण। फ्रॉम आउटसाइड, Yeah. गुड पेरेंटिंग, मोटिवेटिंग इट सो दैट इट हैचेस फ्रॉम विद। राइट। Sorry to interrupt you. मैं आपकी बात को एक उदाहरण से स्पष्ट करना चाह रहा था कि एक फादर ने जैसे ही बेटे का रिजल्ट आया तो उसको खींच के एक थप्पड़ लगाया और साथ कहा, ये मेरा तेरे प्रति प्रेम है जो मैं तुझे ये थप्पड़ लगा रहा हूं। हाँ। तो बेटा बुदबुदाया कि प्रेम तो मैं भी करता हूं, अंतर सिर्फ ये है कि मैं प्रदर्शित नहीं कर सकता अभी, बस। तो आप बिल्कुल उचित उदाहरण से आपने सारी बात स्पष्ट कर दी है। तो हम आगे बढ़ते हैं। जी सर। अब हम प्रवीण जी के प्रश्न पर आपसे वक्तव्य जानना चाहेंगे कि एक ही परिवार का पेरेंट्स की तरफ से लगभग एक जैसी नरिशमेंट हो रही है, लेकिन उनमें से कोई एक खास बच्चा जो है वो विकृत हो जाता है अपनी मेंटालिटी में, अपने कर्मों में, जबकि बाकी का परिवार के लोग ठीक हैं। उसके लिए आप किस फैक्टर को सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल मानेंगे? अगर हम ऐसे देखें कि किसी भी इंसान का जो आज प्रेजेंट में बिहेवियर है जी, वो डिपेंड करता है उसके सारे एक्सपीरियंसेस के हिसाब से जो बचपन से लेके आज तक उसके साथ हुए। राइट। अब ऐसा हमें लगता है कि हमने पेरेंटिंग, 3 बच्चे अगर परिवार में हैं तो हमने सेम पेरेंटिंग की है। ऐसा नहीं है। ओके। कैसे? मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं
और वो खुद ये बोलते हैं कि जब पहला बच्चा पैदा हुआ तभी हम भी एज पेरेंट्स पैदा हुए। जी और मैडम ने बहुत सही पॉइंट उठाया था कि अनएक्सपीरियंस्ड है, इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है। तो क्या होता है, पहले बच्चे की परवरिश करते हुए हम ट्रेनिंग लेते हैं और उसके साथ जो हमने गलतियां की होती हैं उससे हम अपनी पेरेंटिंग में इम्प्रूवमेंट लाते हैं सेकंड और थर्ड बच्चे। ठीक। पहली चीज ये तो हुआ जो हम पेरेंट्स की तरफ से, जो क्योंकि हम भी तो हर रोज मैच्योर हो रहे हैं। यस। राइट। दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज ये है कि जैसे घर में एक दो बच्चे हैं 2 साल के अंतर पर हैं, आपने बड़े बच्चे को डांटा, राइट। अब ऐसा नहीं है कि छोटा बच्चे को नहीं डांटा है तो वो कुछ ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, वो भी उस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है। यानी अगर बड़े बच्चे को डांट पड़ती है तो छोटे बच्चा भी मैसेज सजेशंस ले रहा है। राइट। तो आप ये बोलोगे कि मैंने इसको तो ज्यादा डांटा था, इसको तो डांटा भी नहीं था और दोनों में अंतर है। तो पहली चीज ये है कि एक तो हम इम्प्रूव होते हैं, दूसरी चीज ये है कि पूरी सराउंडिंग अफेक्ट करती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक लड़की का, मतलब एक मदर का मेरे पास फोन आया और उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब मेरी बेटी जो है 3 साल की है और 4 साल की है और 4 साल की बेटी झेल नहीं पा रही है। अब वो उनको बुलाया, पेरेंट काउंसलिंग की बातचीत पता लगी तो उन्होंने बोला कि हस्बैंड वाइफ में जब शादी हुई थी तो लड़ाई झगड़े बहुत, और यहाँ तक था कि वो लेडी कहती है कि सर आप हस्बैंड की हाइट देख रहे हो 6 फुट से ऊंचा है, हाथ से तो काबू में आता नहीं है, तो मैं तो सीधा हैंगर या बेल्ट, यही चीजें इस्तेमाल होती हैं। ओके। अब जब लड़ते हैं तो ऑब्वियसली आप प्यार से तो लड़ते नहीं हैं, आपका ऑडियो वॉल्यूम जो है आवाज बहुत तेज होती है। तो मैंने उनको जब कहा कि घर के माहौल से भी बच्चे पे इफेक्ट पड़ता है तो वो मेरी बात से सहमत नहीं हो। उन्होंने बोला सर ये तो तब इतनी छोटी थी, पालने में होती थी लड़की, इसको क्या समझ में आ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है। सर बिल्कुल फाइन, लेकिन आप ये सोचो कि जब आप लड़ रहे हैं उस समय घर का ऑडियो लेवल क्या है, और हमारा जो एक बेसिक जो नेचुरल फियर है दैट इज फियर ऑफ लाउड नॉइस। बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा मम्मी सही कह रही है कि पापा सही कह रहे हैं, लेकिन वो जो ऑडियो लेवल हाई है उससे ही बच्चे के अंदर डर बैठना शुरू हो जाते हैं। अब ये बच्चा जिंदगी भर उसके अंदर जो है ना डर हमेशा समाहित रहेंगे। Yes. और पेरेंट्स इस चीज को कभी नहीं सोच पाएंगे कि वो कहेंगे मैंने तो बच्चे के साथ हमेशा प्यार से बात की। यस। सो बेसिकली पेरेंटिंग या जो हम उसके साथ 1-to-1 जेस्चर्स करते हैं वो तो कंट्रीब्यूट करते ही हैं, उसके साथ बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं जिसके लिए भी पेरेंट्स जो है रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल। सॉरी टू से डॉक्टर साहब, मेरा सवाल अभी मतलब मेरे को क्लियर नहीं हुआ, आई डोंट नो बाकी लोगों को। चलिए और आपने कही पेरेंटिंग, आपने कहा पहले बच्चे की आपने ट्रेनिंग ली, फिर दूसरे में और इम्प्रूव करे, खराब तो तीसरा बच्चा हो गया। व्हाई सो? आप यू आर परफेक्टली ट्रेन्ड फॉर आफ्टर हैविंग 2 मैं चिल्ड्रन। कुछ बोलना चाहूंगी Please. सर के पॉइंट से कनेक्टेड। उन्होंने शुरू में एक बड़ी डीप बात निकाल के लाए कि हर सोल की एक कार्मिक जर्नी होती है, Yes. एंड एज वी ट्रेवल्स थ्रू अ कार्मिक जर्नी कई संस्कार, आई नो हम शायद थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहे हैं बट इट ऑल कम्स बैक एंड इट गेट्स कनेक्टेड टू आवर प्रेजेंट लाइव्स। जब हम बात करते हैं कि कोई भी सोल, जस्ट बिकॉज आज की डेट में आप किसी के बच्चे हो, जरूरी नहीं कि पिछले लाइफ में आप क्या पता क्या रिलेशनशिप था आपका उनके साथ। सिमिलरली इस कॉन्टेक्स्ट में इट्स नॉट अबाउट मी। नो मैं आपके लिए नहीं बोल रही, मैं आपके आपके क्वेश्चन के लिए बोल रही हूँ। मैं आपके प्रश्न के लिए बोल रही हूँ Right. कि इन जनरल उन्होंने बहुत एक डीप एस्पेक्ट निकाल के लाया शुरू में कि हमें नहीं पता कि हर सोल की पीछे से क्या, जिसको हम कहते हैं प्रारब्ध कर्मा, संचित कर्मा, सो सम कर्मा और सम वेरी डीप रूटेड इनेट बिहेवियर्स तो हम चेंज कर पाते हैं थ्रू पेरेंटिंग इन आवर चिल्ड्रन, बट कई संस्कार ऐसे भी होते हैं जो आप कुछ कर लीजिए वो बिहेवियर नहीं चेंज हो सकते। एक ही फैमिली में हमने देखा है कि बड़ा बच्चा ऑफ द रेल्स बिल्कुल चला गया और जो दूसरा बच्चा, और जेंडर्स भी अलग अलग है, बड़ा बच्चा मेल जेंडर है, छोटा बच्चा फीमेल जेंडर है, लेकिन कहीं पे भी कोई सिमिलैरिटीज नहीं है। तो इसको समझने के लिए ऑफ कोर्स कॉग्निटिव लेवल पे समझना बहुत आसान होता है, बट इमोशनल लेवल पे उसको एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट जर्नी होती है। बट आई कम्प्लीटली कंकर विद जो आपने सर पहले बोला कि हर सोल की एक कार्मिक जर्नी है।
और वो अपने साथ कुछ संस्कार लाता ही लाता है जिसको हम नहीं बदल सकते, नो मैटर व्हाट। Yes. यहाँ मैं एक बात कहती हूँ, हाँ, please. छोड़ दो सारे जन्म पुराने, हम्म, इस जन्म के मैं उदाहरण देती हूँ हम्म, और अपने बेटे का देती हूँ। okay. जब वो मेरा बेटा 13-14 साल का था, हम्म, ठीक है, हम ऐसे ही पीछे लगे रहते थे उसके कि ये पढ़ वो पढ़ है, हम्म, बिल्कुल हमारे हाथ में नहीं आता था। हम्म। और हुआ ये कि मेरे हस्बैंड कहीं उनकी पोस्टिंग हो गई 2-4 महीने के लिए कहीं और, हम्म, तो अब वो मेरे पास अकेला रह गया, हम्म। 13 साल का बच्चा और मैं भी कोई इतनी समझदार नहीं। हम्म, तो अब मैं घड़ी देखती कि शाम को वो स्कूटर लेके, क्योंकि हमारी ऐसी टाउनशिप थी वहाँ वो घूम सकता था कि अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। और जब वो आता तो बस हमारी लड़ाई होती है दोनों की। हम्म, एक दिन उसने मुझे कहा कि तुमको पता है मैं कहाँ जाता हूँ? हम्म, मैं कहीं नहीं जाता, मैं सड़कों पे टहलता रहता हूँ, हम्म, और इसलिए कि तुम इतना नैग करती हो कि पढ़ो पढ़ो। हम्म, इतना मेरे को वो लगा, दुख हुआ उस बच्चे के लिए कि बताओ वो बच्चा कहीं जा ही नहीं रहा है, वो तो यूं ही चक्कर मार रहा है। कभी मैंने उसके बाद डांटा नहीं। हम्म, और अब यही जन्म है उसका भी और मेरा भी। अभी हम कल रात में 2-3 दिन पहले रात में यहाँ 11:40 का शो था, वो मुझे ले गया अपने साथ एम्बियंस मॉल में दिखाने, और हम रात में 3 बजे लौट के आए। okay. बच्चा वही है, हाँ। सब कुछ वही है, लेकिन मैंने नैग करना छोड़ दिया, हम्म, तो good. उसने घर में रहना शुरू कर दिया। Good. अब वो दिन में भी सो रहा होता है ऐसे पड़ा हुआ। हम कहते हैं कि तुम यार दिन में तो उठो हिलो, क्योंकि अब नेचुरली जॉब हमारा- करने लगा। मैं तो- आपकी बात पे थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। आपने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ ठीक बातें ना गलत रिजल्ट आती हैं, इसलिए मैं उनको ज्यादा ऑब्जेक्ट करना पसंद करता हूँ। क्यों? अगर हमने ये मैसेज दिया सोसाइटी को कि अगर अलग बच्चे 3 बच्चे अलग हैं और तीनों का अलग कार्मिक अकाउंट है, कार्मिक रिकॉर्ड्स हैं, और उसकी वजह से उनका बिहेवियर ठीक है, तो ये हर पेरेंट अपने लिए एस्केप गोट की तरह से Yes. पकड़ लेगा। हाँ, सही बात है। हाँ, राइट, तो इसलिए मैं वही कहता हूँ कि बहुत सारी सही बातें समाज में सही रिजल्ट नहीं लाती हैं, तो मैं उसको ऑब्जेक्ट करना चाहता हूँ। Yes. कमिंग बैक टू योर क्वेश्चंस कि तीनों बच्चों में अंतर क्यों आता है, और मैं आपको 1-2 रीजन में बताता हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, चलो मैं आपको एक दूसरे एग्जांपल से बताता हूँ। एक बच्चा मेरे पास आया जो कि उस समय 2nd ईयर आर्किटेक्चर का कोर्स कर रहा था, 19-20 साल 30 साल का बच्चा होगा। वो अपने फादर और मदर दोनों से घृणा करता है। Okay. फादर से घृणा क्यों करता है? क्योंकि अच्छा, दोनों में मदर और फादर में उसने देखा कि लड़ाई झगड़ा रहता है, फादर ने शराब पी के आना और माँ को मारना। फादर से नाराज इसलिए है क्योंकि फादर जो है वो माँ को मारते थे घर पे आके, Yes. और माँ से नाराज इसलिए है क्योंकि माँ ने अपने हक के लिए कभी आवाज नहीं उठाई। Okay. अब पेरेंट्स को मालूम नहीं है कि बच्चा इससे क्या एनालाइज कर रहा है, क्या उसका इंटरप्रिटेशन आ रहा है। मैंने आपको ये कहा कि आप जो पेरेंटिंग करते हैं वो तो बच्चे की पर्सनालिटी को बनाता ही है, साथ में जो वो एनवायरनमेंट फैक्टर्स की मैं बात कर रहा था, उन एनवायरनमेंटल फैक्टर्स को बच्चा किस नजर से परसीव Absorb करता है। करता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपने बड़े बच्चे अगर 3 बच्चे जैसे हैं और आपने बड़े बच्चे की पिटाई की, और बड़ा बच्चा जो है आपकी पिटाई सहन करता रहता है और आपकी बात बनकर आज्ञाकारी पुत्र बन जाता है, लेकिन तीसरा बच्चा जो है घर के कोने में बैठ के वो रिबेलियस बन रहा है कि ये मेरा भाई और बड़ा पागल है कि ये पापा से पिटाई खा के भी उसको रिवोल्ट नहीं करता है। Yes. आपको नहीं मालूम, आपने बच्चे के संग कुछ भी नहीं किया है, तीसरे बच्चे से तो कोई बात ही नहीं हुई है, लेकिन वो जो एनालिसिस लेके आ रहा है, वो एनालिसिस की वजह से हो सकता है वो उतना आज्ञाकारी ना बने, और फादर का वो जो कॉग्निटिव या जो लॉजिकल रीजनिंग, वो कहेंगे यार मैंने मारा तो बड़े को था, वो आज्ञाकारी बन गया, छोटे को तो मैंने कुछ भी नहीं किया था और ये आज्ञाकारी नहीं बना। सो इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि बच्चा उस इंसिडेंसेस से कैसे उसको एब्जॉर्ब करता है, क्या एनालाइज करता है, उसकी एनालिसिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बिहेवियर की। Yes. एक बात और मैं उसका बोलूंगा, क्या परसेप्शन बनता है, उसका क्या परसेप्शन बनता है। और एक बात और मैं आपको बोलूंगा, चौथा फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, Yes. मैं चाहता हूं प्रवीण जी का आंसर जो है पूरा सेटिस्फैक्टरी आंसर मिले। Right. चौथा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ऐसा है, हम एक ये सवाल मेरे पास बहुत बार आता है कि सर आप बोलते हैं कि पेरेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं बच्चे की ग्रोथ ग्रोथ या नेगेटिविटी के लिए,
लेकिन बच्चा स्कूल भी जाता है, फ्रेंड से भी मिलता है, फ्रेंड सर्कल से भी वो इन्फ्लुएंस होता है, तो आप उसको तो आप ब्लेम नहीं करते, आप तो उसका भी ब्लेम पेरेंट्स पर डालते हैं। एंड आई से यस आई डू इट। व्हाई आई डू इट? रीजन इज, अब मैं आपसे एक एग्जांपल कहूँ कि पिछले 2 साल से हम पूरा कोरोना से हम परेशान हैं, पूरा विश्व परेशान है कोरोना से। अब मैं आपसे अगर कहूँ कि कितने % लोग ऐसे हैं हिंदुस्तान में जो कि कोरोना से इफेक्ट हुए, आई थिंक नॉट मोर देन 4-5%। Even less than that. Less than that, ठीक। अब ये जो वायरस था, क्या ये वायरस बाकी 96% लोगों के आसपास नहीं था? था। तो अगर मैं कहूं कि जो लोग इन्फेक्ट हुए हैं कोरोना से, उसमें वायरस की अवेलेबिलिटी तो रीजन है ही है, उसके साथ साथ अपनी इम्यूनिटी भी एक और इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। राइट। इसी तरह से बच्चे के साथ भी है कि कौन सा बच्चा बाहर समाज में जाकर इन्फ्लुएंस होगा और उनसे, वो वही बच्चा होगा जिसकी हम बचपन में इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं बना पाए। क्या बात। जिस बच्चे की हमने इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं बनाई, वो बच्चा इफेक्ट होगा। जिसकी हमने अपनी अच्छी पेरेंटिंग से अगर हमने उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग बना दी है, तो वो बाहर के समाज से अफेक्ट नहीं होगा। अब आप सोचिए, आपने तीनों बच्चों की इम्यूनिटी बढ़िया नहीं बनाई, क्योंकि हमारी पेरेंटिंग तो वही है कि जैसे आपने कहा, नैगिंग करना है या बच्चे को हम डांटते हैं, बाहर से अंडे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। आपने तीनों बच्चों की इम्यूनिटी को सही नहीं बनाया। अब ये तीनों बच्चे जो है अपने बाहर के एनवायरनमेंट से अफेक्ट होंगे ही होंगे। किसी को कोई सपोर्टिंग फ्रेंड मिल जाता है तो वो बहुत सारी अच्छी चीजें वहां से कल्टीवेट कर लेगा, वो कॉन्फिडेंस वहां से ले लेगा जो कि उसके फ्रेंड या उसके फ्रेंड की फैमिली के साथ हो सकता है जी। और दूसरा बच्चा जो है, अगर उसको शरारती लोग मिल जाते हैं दोस्त उसके, तो वो वहां से वो चीज जो है उसको एक्वायर करना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि पेरेंट्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर रिस्पॉन्सिबल, They are क्योंकि responsible. इम्यूनिटी वही वीक कर रहे हैं बच्चे। Okay. हमारा एक बचपन का एक फैमिली थी, आई नॉट लाइक टू नेम हियर बट मुकेश आल्सो नोज इट। 3 बच्चे, एवरीबॉडी इज फाइन। सबसे बड़ा बच्चा ही बिकेम अ थीफ। क्या गुजरा तब तो इन बार, यू रिमेंबर द नेम नाउ? तो वहाँ क्या हुआ, पेरेंटिंग तो सेम थी। तो पेरेंट्स ने तो कहा नहीं कि तू चोर बन जा। कहाँ से आया वो? बाहर से ही सीखा उसने। पेरेंट्स, एक तो बड़ा अच्छा बैडमिंटन का प्लेयर था, नाउ आई मेक यू मोर क्लियर, ही वाज फाइन। वो चोर बना और एक मेरे घर के सामने। But I suppose he has already answered your बाहर query. का भी इन्वायरमेंट। हाँ, it plays a very important factor. राजेश जी, आप बहुत देर से एक अच्छे श्रोता की तरह सारों की बात सुन रहे हैं। And he's restless also to speak something. या ऐसा नहीं है, आपकी गलत फहमी है। ओके, मैं ये चाहता हूँ कि जो कुछ अब तक हमारी डिस्कशन रही है, उसके ऊपर आपका क्या दृष्टिकोण है? मैं बहुत सीधे शब्दों में इतना कहना चाहूंगा कि पेरेंट्स बन जाना, बच्चों का हो जाना और आप उन्हें पाल रहे हैं, इतना काफी नहीं। यस, आपको थोड़ी सी चाइल्ड साइकोलॉजी समझनी चाहिए। Yes. एज ए पेरेंट आप Yes. क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, Yes. उसके जानने की कोशिश भी करनी चाहिए। यस, दुर्भाग्य से हमारे समाज की स्थिति ये है कि हम बिना कुछ चीजों को सीखे हाँ। ये मान लेते हैं कि हमें सब आता है, हम सब जानते हैं। Yes. और खास तौर पे मैं एक बहुत सारे एग्जाम्पल आपने लिए हैं, मैं एक और एग्जाम्पल के साथ इस बात को कहना चाहूंगा। होता ये है, बच्चों को हम क्या बनाएं, करियर को लेकर सबसे बड़ी मुश्किल पैदा होती है। बिल्कुल। आप डॉक्टर हैं, आपके बच्चे पैदा हो गए हैं, आपने ये तय कर लिया है कि वो डॉक्टर बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि आपको पता है मेरे घर में एक सेटअप है, मेरे लिंक्स हैं, मैं मेडिकल कॉलेज में डाल दूंगा, मेरे लिंक्स हैं, मैं हॉस्पिटल में नौकरी दिला दूंगा, वरना क्लिनिक खुलवा दूंगा। सिमिलरली इंजीनियर होने के लिए एडवोकेट या एडवोकेट होने के लिए, लाइब्रेरी इनके अपने सब चीजें हैं। लेकिन होता क्या है कि उनके घर में एक बच्चा आर्टिस्ट बन जाता है। मुश्किल ये होती है कि आप बचपन से उस बच्चे को समझ पाने की कोशिश नहीं करते। आप बार बार ये कहते हैं आप मेडिकल की बुक्स पढ़िए, आप ये जाइए, आपको ट्यूशन लगा देते हैं, ये कर देते हैं, लेकिन वो बच्चा क्या करता है? वो पोएट्री पढ़ता है, वो ड्रामा पढ़ता है। मैं वहां नहीं ले जाऊंगा कार्मिक वाली बात पे, वो भी कुछ ना कुछ तो होता ही है, मैं उसे भी नहीं नकार सकता हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी बच्चों में अपनी कुछ चीजें होती हैं, आप उसे चाहे कार्मिक से जोड़ लें या उनमें एक इनबिल्ट चीज होती है, आपको उसे ऑब्जर्व करना एज ए पेरेंट।
और आप डॉक्टर हैं इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ उससे बाहर निकल के ना आए, और अगर आप डॉक्टर ही बने रहते हैं तो इसका मतलब आप पेरेंटिंग नहीं कर रहे हैं। पेरेंटिंग का मतलब यही है अपने बच्चों को क्लोजली ऑब्जर्व करना। अगर आपको ही लगता है कि इसकी रुचि लिटरेचर में है, तो आपको उस पर ये बोझ नहीं डालना चाहिए कि वो डॉक्टर बने। आप उसे ले जाएंगे वहां तक, एक रास्ते तक, वहां जाके वो फेल हो जाएगा, और उसके बाद फिर उसे वही करना है। और जब वो वैसा सब करेगा, आफ्टर ऑल उसे लिटरेचर में जाना है, उसे पेंटर बनना है, उसे म्यूजिशियन बनना है, उसके बाद वो आपकी कभी इज्जत नहीं करेगा। वो ये कहेगा कि मैंने अपना वक्त बर्बाद किया, अगर शुरू से मैं इस लाइन पे मुझे आगे बढ़ने दिया जाता तो शायद स्थितियां कुछ और होती। तो मैं सिंपली ये निष्कर्ष निकालना चाहूंगा, बच्चे भी समझते हैं, एज ए पेरेंट आपको और ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। आप सारी चीजें अपनी सोसाइटी से नहीं सीखते, कुछ चीजें पढ़नी भी चाहिए, कुछ चीजें जाननी भी चाहिए, और उसके लिए हमारे पास बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, और तब जाके अपने बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। और हमारे पास तो डॉक्टर भी है। मैं जो कुछ राजेश्वर जी ने बात रखी, देखिए साहित्य में बहुत जगह मैंने इस बात को पढ़ा कि बेटे के लिए सबसे बड़ा जो दुश्मन बनता है वो उसका बाप बनता है। और क्यों ये बात लिखी मैंने पढ़ी है, क्योंकि बेटे पे फादर इस बात का बहुत प्रेशर रखता है कि तुझे वैसा बनना है जैसा मैं तुझे बनाना चाहता हूं। मैं आपसे प्रश्न के रूप में ये बात जानना चाह रहा हूं, ऐसा क्यों होता है कि जिस चीज के लिए बेटे के ऊपर प्रेशर डाला जाता है उसको निगेट करता, वो उतना ही बाउंस बैक करता है जितनी फोर्स से उसको किसी चीज को अपनाने के लिए कहा जाता है। तो आइडियल पेरेंटिंग को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे स्पेसिफिक ये बात जानना चाह रहा हूं कि टू व्हाट एक्सटेंट फादर और पेरेंट्स शुड पुट ए प्रेशर ऑन देयर चाइल्ड टू फॉलो देयर पाथ एज दे आर एक्सपेक्टिंग। इसमें डॉक्टर साहब मैं दो पॉइंट्स कवर करना चाहता जी, हूँ जो आपके क्वेश्चन में आए हैं। प्राइमरीली इसमें दो पॉइंट्स हैं जी। पहली चीज ये है कि जब पेरेंट्स बच्चों पर प्रेशर डालते हैं किसी भी करियर चॉइस के लिए, तो बच्चा उसको अपोज करता है। यस। उसका मेरे पास कई ऐसे केसेस मैं याद कर पा रहा हूँ जो आए हैं। उसका प्राइमरी रीजन देखो क्या होता है, अगर हम थोड़ा साइकोलॉजिकली समझें, हम हर इंसान की हमारी कुछ जरूरतें हैं, राइट। डॉक्टर ग्राहम मैस्लो हुए हैं जिन्होंने हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में बात किया है। तो हमारे शरीर की जिंदा रहने की जरूरतें हैं, फिर हमारी प्रेम की आवश्यकता है, इंद्रियों की आवश्यकता है। अगर हम देखें कि जो हमारी क्लाइमेक्स की जो आवश्यकता है, जो नीड है, वो है अपनी एक पहचान बनाना। यस। हर इंसान, आप देख लीजिए, हम चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, कितना भी हमारे पास पैसा हो या ना हो, लेकिन हम सब अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं। लोग अपनी पहचान बनाने के चक्कर में फास्टिंग कर लेते हैं, बहुत कुछ करते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी एक समाज में पहचान बनाना चाहते हैं, आइडेंटिटी बनाए अलग से, अपनी एक आइडेंटिटी, एक नीड ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नीड ऑफ रिकॉग्निशन जो है वो जरूरी है। अब जब बच्चा जब बड़ा हो रहा है, उसका भी धीरे धीरे उसका जो ईगो है वो भी ग्रो करता है। पेरेंट्स जब किसी बात को फोर्स करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि जो बच्चे का जो ईगो है, अब उसको एक चैलेंज मिलता है। यस। और वो उसके मन में ये विचार सबसे पहले आता है कि मुझे पेरेंट्स की बात को नहीं मानना है। क्यों? क्योंकि मैं उनको अपने आप को डोमिनेट नहीं करने दूंगा। यस। आई रिमेम्बर एक केस मेरे पास आया, लड़की मेरे ख्याल 9th 10th क्लास में थी, और डाइट का उसका मतलब बहुत जंक फूड खाना एंड ऑल दैट। मैंने उस बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा आपने तो साइंस पढ़ी है और आपने देखा है कि दूध जो है वो एक फुल मील है, और मैंने उसके न्यूट्रिशंस की बात की कि प्रोटीन है। वो कहती है अंकल मैंने सब न्यूट्रिशन पढ़ा है और मुझे भी पता है कि न्यूट्रिशियस डाइट खानी चाहिए। मैं कहता बेटा आप दूध क्यों नहीं पीते हो? और उसका आंसर आप सुन के सब अचंभित हो जाएंगे। उसने बोला मम्मी इतना बोलती है दूध पीने के लिए कि मैं इसीलिए मैं दूध नहीं पीती। यस। अब मैं नहीं करूँगी। राइट। तो मतलब क्या हुआ कि बच्चा भी उस चीज को जानता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, लेकिन अपना अहम, अपनी रिकॉग्निशन,
अपने ईगो को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए बच्चे के पास आसान टूल क्या आ जाता है कि जो पेरेंट्स कह रहे हैं बस वही नहीं करना है। डॉक्टर साहब, मैं इफ यू अलाउ मी, जी सर। आपके व्यू पॉइंट को ही साबित करते हुए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जी। मेरे एक मित्र थे, मैंने जो ड्रिंक्स काफी शौक से करते थे, तो अभी रिसेंटली मिले तो मैंने उनसे पूछा कि भाई मियाँ आपके ड्रिंक्स का क्या चल रहा है आजकल। कहने लगे यार अब कोई जो है ना शौक नहीं रहा। मैंने पूछा क्यों? कहने लगा वो जो टोकने वाली थी वही चली एग्जैक्टली। तो बिल्कुल सही बात है। तो ये आप देखें, मतलब इट इज सच ए थिंग विच टीचेज ए लेसन कि जब आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजों को किसी पर लादना चाहते हैं तो हर पर्सनैलिटी उससे दूर भागती है। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल सही एग्जाम्पल है ये। और ये मैं एग्जाम्पल कोट करता हूँ। एक लड़की मेरे पास आई 12th क्लास में, उसके पेरेंट्स लेकर आए मेरे को काउंसलिंग के लिए, और पेरेंट्स का कहना यह था कि लड़की में पोटेंशियल है और इसको इंजीनियर करना चाहिए। अच्छा, उनका ज़्यादा फोर्स इस वजह से नहीं था कि वो बच्ची में पोटेंशियल है, वो इसलिए था कि मेरे बड़े भाई की बेटी पिछले साल उसने डायरेक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मार्क्स पर एडमिशन मिल जाता था, एंट्रेंस नहीं होता था, तो उससे चाहे 1 नंबर ज्यादा लाए लेकिन लेकर आना है। उस लड़की ने बोला कि मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहती, और वो 12th की स्टूडेंट है। और वो मेरे पास जब आए काउंसलिंग के लिए तो इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है फादर एंड डॉटर के अंदर कि कम्युनिकेशन भी एस्टैब्लिश करना मुश्किल हो पाता है। तो जब लड़की मेरे पास आई, मैंने उसको बोला, मैंने कहा देखो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि पापा आपको डॉक्टर बनने का इंजीनियर बनने के लिए फोर्स नहीं करेंगे, राइट, इट इज माई वर्ड टू यू। लेकिन जब मैं आपके पापा से बात करूंगा तो आपके पापा ये बोलेंगे डॉक्टर साहब ठीक है इंजीनियर नहीं बनेगी, लेकिन क्या बनेगी? तो मुझे आपसे आंसर चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हो। फिर मैं वही चीज जो है आपके फादर को बोल दूंगा। एंड आई सेड यू डोंट हैव टू रिप्लाई सो फास्ट, इट्स अ मैटर ऑफ योर कैरियर, इट्स अ बिग डिसीजन फॉर यू। अपना समय लो, सोचो। हर हफ्ते काउंसलिंग होती है, 1 हफ्ते बाद आई, नहीं सोच पाई क्या करना है, 2 हफ्ते के बाद नहीं सोच, तीसरे हफ्ते के बाद आती है, एंड देन शी सेड कि अंकल सोच रही हूँ कि मैं इंजीनियर बन जाऊँ। एग्जैक्टली। अब जब उसके अंदर से आया, Yeah. अब उसका क्या है, अब वो उसका एक पैशन है इंजीनियर बनने के लिए, Yeah. और आज वो लड़की इंजीनियर बन चुकी है। Yes. That's right. तो एक पॉइंट तो ये, और दूसरा आप जो पॉइंट एक और आपने पॉइंट वो रेस किया था, आपने 2 क्वेश्चंस पूछे थे। जी जी। तो एक तो ये हमारा ये पॉइंट हो गया कि जो है हम जब डोमिनेट करते हैं तो बच्चा जो है वो उसको अपोज क्यों करता है, नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव। हाँ। दूसरा पॉइंट आपने ये पूछा था कि जो हर बच्चा जो है उसकी हम कुछ पेरेंट्स बनाने की कोशिश करते हैं, है ना, कि बच्चा इंजीनियर बने कि डॉक्टर, आपने भी वही पॉइंट को पूछा था। यहाँ पर मैं एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे मैंने कहा कि हर सोल जब आती है वो अपना एक पैकेज लेकर आती है। चलो छोड़ो, ये बहुत बड़ी बातें हैं, सबका एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हम ऐसा सोचें कि एक माली है, वो सेब के बीज जो है वो खेत में लगाता है और उसमें से सेब आते हैं जी। और वो ये बोलता है कि ये मैंने सेब की फसल पैदा की है, राइट, भाषा में ठीक है, लेकिन अगर वो ऐसा मानता है कि सेब की फसल पैदा की है तो मैं आपसे ये कहूंगा सवाल उस माली से कि आपको ये अथॉरिटी लेने का हक तब बनता है जब आप इस सेब के बीज में से संतरा पैदा करके दिखा देते हैं। इसमें सेम ही होना है। आपने सेब पैदा नहीं किया है, और पेरेंटिंग में भी यही चीज है, आपने बच्चे को कुछ बनाना नहीं है। एक जो बीज का जो मैं एग्जांपल देता हूं, अंडे का एग्जांपल देता हूं, आप मुर्गी के अंडे में से बतख नहीं निकाल पाएंगे, कितनी भी बढ़िया पेरेंटिंग कर लीजिए। ठीक है। यानी हर बच्चा भी इसी तरीके से अपना पोटेंशियल लेकर आता है। फिर व्हाट इज पेरेंटिंग? यस पेरेंटिंग का सिर्फ काम ये है जो एक माली का काम, यस। आपने उसको एक सही जमीन देनी है, सहूलियत देनी है, उसको सही खाद पानी डालना है, जब उसमें से स्प्राउटिंग होनी शुरू हो जाए तो आपको एक सही प्रोटेक्शन देनी है, और उसको वो बनने की फ्रीडम देनी है जो बनने के लिए वो आया है। आप सेब में से संतरा निकालने की कोशिश कीजिए, संतरा निकलेगा नहीं, सेब रह नहीं पाएगा। डॉक्टर साहब, इसीलिए विवेकानंद के साहित्य में भी ये बात आती है कि सच्चा गुरु वो है जो आपको आपके होने का संपूर्ण एहसास करा सके।
बिल्कुल। अगर आप में वट वृक्ष बनने की क्षमता है और कोई आपको ये बता पाए कि आप वट वृक्ष बन सकते हैं, तो सच्चा गुरु वो है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, आपके हमारे स्टूडियो में होने के कारण और हमारे ये पांचों साथियों की उपस्थिति में मैं ये चाहता हूं कि प्रत्येक हमारा सदस्य आपसे निजी रूप से एक एक प्रश्न पूछे, ठीक। और हम चाहेंगे कि एज ए एक्सपर्ट आप उसका आंसर करें। विशेष जी, हम आपसे बात शुरू करना चाहेंगे। एक प्रश्न जो आप डॉक्टर साहब से पेरेंट्स वर्सेस चिल्ड्रन के रेफरेंस में बात करना चाहिए। देखिए, मेरे पास कोई प्रश्न नहीं है। कारण ये है कि जो डॉक्टर साहब कहना चाह रहे हैं और डॉक्टर साहब ने कहा है, हाँ। मैं उसे बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ जी और बेसिकली मैं उसी बात को एम्फेसिस करना चाहूंगा जो डॉक्टर साहब ने कहा जी कि हम अपने बच्चों को समझने की कोशिश करें। यस हम अपने अनुभवों को उन पर लादे नहीं जी और ये ऑब्जर्व करें, माइन्यूटली ऑब्जर्व करें कि उनकी आत्माएं क्या लेकर आई हैं। यस जैसे मैं इस बात को थोड़ा सा स्पष्ट अगर अपने एग्जांपल से करना चाहूं तो मैं कहूँ हाँ। मेरी 2 बेटियां हैं हाँ और मैं दोनों बेटियों को डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाना चाहता था। ओके क्यों नहीं बनाना चाहता था? क्योंकि मेरे पिता ने हम 2 भाइयों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने की कसम खाई थी। ठीक तो छोटे भाई को तो डॉक्टर बना पाए, मुझे डॉक्टर नहीं बना पाए। Right. तो इंजीनियर बना पाए, मुझे डॉक्टर नहीं बना पाए। तो मैं इस बात को जानता था, मेरा अनुभव ये कहता था कि ऐसा कोई टारगेट मुझे सेट नहीं करना है। हाँ। लेकिन मैंने जो टारगेट सेट किया उसमें भी मुझे मॉडिफिकेशंस करनी जी। पड़ी। और जब आप पेरेंटिंग करेंगे तो आपको अपने सोच को भी टाइम टू टाइम बदलना पड़ेगा। ये भी एक एस्पेक्ट है। Yes. जैसे दोनों बच्चियों में मैंने ये बिल्कुल नहीं चाहा था कि इंजीनियर बने या डॉक्टर बने। मैं चाहता था वो जर्नलिज्म में जाए। ठीक। जो मेरी रुचि है, मेरे घर में ढेर सारी किताबें हैं, वो उन किताबों को पढ़े। मजेदार बात यह है कि उन्होंने एक लेवल तक उस सबको पढ़ा भी। उसके बाद बड़ी बेटी निफ्ट में चली गई, उसका ड्राइंग में, लिटरेचर में सब था और बाद में उसका अपना मीडिया से जुड़ गई और वहां उसे लिखना पढ़ना सब कुछ काम में आ रहा है। एक तरीके से ठीक हुआ। लेकिन मजेदार बात यह थी, छोटी बेटी ने मुझे 12वीं क्लास में ये कहा कि मुझे अब इंजीनियर बनना है। ये चौंकाने वाली बात थी, जबकि कभी हमने चाहा ही नहीं वो इंजीनियर बने। हमने कहा बेटा मेरा ख्याल ये तुम्हारी लैंग्वेजेस बहुत अच्छी हैं, तुम्हारा एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है, तुम मीडिया में जाओ, यहीं कहीं जाओ तो ज्यादा बेटर होगा। नहीं पापा वो ठीक है, मैं उसमें सोच लूंगी, लेकिन मैं एक बार इंजीनियरिंग का एंट्रेंस देना चाहती हूँ। उसने दिया और इंजीनियर बन गई। ठीक तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अच्छा, अब इंजीनियर बनने के बाद वो क्वालिटीज काम में आती हैं, वो क्वालिटीज काम में आएंगी। तो समझने की बात यह है, एज ए पेरेंट आपको ये सारे एस्पेक्ट ध्यान में रखने की जरूरत है। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आप अपने बच्चों को सही रास्ते पे जाने से रोकेंगे नहीं। बहुत भेज पाएंगे नहीं भेज पाएंगे गारंटी मैं नहीं लेता, लेकिन सही रास्ते में आप रुकावट नहीं बनेंगे। आज कम से कम मेरे बच्चे मुझे ये कहते हैं कि आपने हम पे कुछ लादा नहीं, जो हमने चाहा वो हमने कर लिया, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन। राइट। इसमें मैं डॉक्टर थोड़ा सा साहब, ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पर एक पॉइंट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, हमने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी। हमने बीच के बारे में बात की, कार्मिक की बात की, अंडे की बात की, लेकिन पेरेंट्स का सवाल फिर वही हो सकता है, पर मुझे पता कैसे लगेगा कि बच्चे का पोटेंशियल है क्या। या वो एक डाउट फिर पेरेंट्स के मन में रह जाता है। मैं चाहता हूँ जो ऑडियंस है उनको कुछ क्लैरिटी हम यहाँ पर दे पाए। तो आजकल जो है एक करियर काउंसलिंग हम लोग उसको बोलते हैं। करियर काउंसलिंग में क्या होता है, एक साइकोमेट्रिक असेसमेंट टेस्ट होते हैं जिसमें हम बच्चे की पर्सनैलिटी को मॉनिटर करते हैं कि बच्चे की पर्सनैलिटी क्या है, उसके इंटरेस्ट एरियाज क्या है, उसके मोटिवेटर्स क्या हैं, क्या चीज़ें हैं जो उसको मोटिवेट करती हैं, उसकी अपनी स्किल्स एंड एबिलिटीज़ क्या डेवलप हुई हैं, उसका लर्निंग स्टाइल क्या है, उसका IQ, उसका EQ क्या है, और इन सारे फैक्टर्स के बाद उसको गाइड करते हैं कि कौन सा करियर उसके लिए ठीक है। नॉर्मली ये करते हैं जब बच्चा 10th में आता है और 10th के बाद जब उसको अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, साइंस लेनी है या कॉमर्स लेनी है, ह्यूमैनिटीज लेनी है, तब तक क्या होता है बच्चे के 15 साल का कुछ अपने अनुभव परिवार के, समाज के हो चुके हैं, उसकी पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, मोटिवेटर्स डेवलप हो चुके हैं। तो प्रैक्टिकल अगर मैं बात कहूँ तो प्रैक्टिकली क्या है कि आप अगर एक टेस्ट करते हैं और पूरा करियर काउंसलिंग प्रोसेस अपने बच्चे के लिए करते हैं तो हम बच्चे को एक वही रास्ता दे रहे हैं जो कि उसको पर्सनैलिटी से मैच करता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी करियर जो है ना वो गलत नहीं है, सही नहीं है। मैटर सिर्फ ये करता है कि कौन सा करियर मेरे पर्सनैलिटी से मैच करता है। Yes. करियर काउंसलिंग में सिर्फ ये नहीं बताते कि कौन, जैसे मैं आप ही से पूछता हूँ प्रैक्टिकली
कितने डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनकी क्लिनिक पर पेशेंट्स भी नहीं आते हैं, चाहे उन्होंने 200 रुपया फीस रखी है और तब भी नहीं आते हैं, और कितने डॉक्टर्स ऐसे हैं जो 1000 रुपया फीस लेते हैं और उसके बाद भी लोग लाइन लगी रहती है। राइट। पॉइंट ये है कि जब बच्चा अपने पैशन पर, अपने इंटरेस्ट पर काम करता है तो सक्सेस के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आफ्टर ऑल दीज डिस्कशंस कॉन्सेप्चुअल लेवल, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं, जमीन की अगर मैं बात करूं, तो ये है कि आज अगर बच्चा हमारा 10th में है और उस समय अगर हम एक करियर काउंसलिंग से उसको टेस्ट करा देते हैं और एक काउंसलिंग कराते हैं, तो उसमें उसके सक्सेसफुल होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस समय कुछ स्कूल्स ऐसा कर रहे हैं, पेरेंट्स को अगर जानकारी में चीजें नहीं भी होती हैं तो जो अच्छे स्कूल हैं हाँ, वो ये इनपुट जोड़ रहे हैं। राइट। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक क्वेश्चन ये करना चाहती हूँ कि आपने बड़े बच्चों को के बारे में बताया, जो एकदम न्यू बॉर्न है, वहां से लेके 5 इयर्स तक के बच्चे को माँ बाप कैसा माहौल दें और कैसे पालें, जरा इस पर भी प्रकाश डालिए तो लोगों को फायदा होगा। अब मैंने जैसे कहा वहीं से हम बात को पकड़ेंगे, जड़ से ही पकड़ते हैं बात को। जी। जैसे मैंने कहा, हर एक की जो सबसे इम्पोर्टेंट नीड है वो रिकॉग्निशन नीड है। जी, वही आपके 1 साल के बच्चे की भी है और 21 साल के बच्चे की भी है। जी, रिकॉग्निशन के जो तरीके हैं वो उसके अलग हैं। अब एक छोटा बच्चा है, उसके नजर से पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दुनिया को बच्चे की नजर से देखना शुरू जी, करें। अब बच्चे के लिए क्या है, अगर छोटे बच्चे ने अपना उसकी आई हैंड कोऑर्डिनेशन में शुरू में उसको बनाने में थोड़ा समय लगता है। आपने देखा होगा बच्चे जो हैं एक तो उतने ही बड़े फोर्क से खाएंगे जितना पेरेंट्स खाते जी, हैं, जी। और उसमें से आधे से ज्यादा अपने गिराएंगे। कपड़ों पर गिराते हैं। बिल्कुल। एक समय आता है जब बच्चा जो है अपना प्रॉपरली अपना खाना मुंह में खाता है और उसके कपड़ों पे नहीं गिरा है, रफली 2-3 साल लग जाते हैं। लग जाते हैं। किसी किसी का तो बड़े तक हाँ, जो भी है, हम लेकिन लोग जिस दिन उसका नहीं गिरा खाना, जिस दिन उसका खाना नहीं गिरा, उसके लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी जी बिल्कुल सही। और जब ये उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एक आपका छोटा सा एप्रिसिएशन, वो उसको That makes उसकी it- जो रिकॉग्निशन नीड है वो उसको Yeah. फुलफिल करता है। रिवार्ड मस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। छोटा बच्चा है, अभी वो बेड वेटिंग करता है कि उसको सुसु पॉटी करना है, वो नहीं बता पाता है। जिस दिन वो आपको बता के जाता है, उसने अपना कपड़े खराब नहीं किए हैं, आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप अपने कॉर्पोरेट के टारगेट्स में फंसे हुए हैं, KRAs में फंसे हुए हैं। लेकिन बच्चे के लिए जिस दिन वो अपने कपड़े गंदे नहीं कर रहा है, उसकी नजर से उसके लिए वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। अचीवमेंट है। दैट ऑल्सो नीड्स अ रिकॉग्निशन एंड अप्रिसिएशन। बच्चा बाहर जाता है, कुछ बाहर से सीख कर आता है, आपके साथ शेयर करता है, नीड्स एन एप्रिसिएशन, क्योंकि बच्चा जब छोटा है तो सिर्फ पेरेंट्स से ही सीख रहा है। आज 5 साल का बच्चा होता है, बाहर जाता है और देखता है मम्मी गाय, अब मम्मी अपने काम में बिजी है, उसको कोई लेना देना नहीं। लेकिन बच्चे ने बाहर से कुछ सीखना शुरू कर दिया है और वो उसके लिए एक रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन चाहता है, और एक बहुत एक हल्का सा एक आपका एप्रिसिएशन, वेरी गुड, बच्चे को बहुत मोटिवेट कर सकता है। और मुझे लगता है जो इंडियन पेरेंट्स होते हैं वो बहुत प्यार नहीं जता पाते, सब कुछ कर रहे होंगे, जान ही लुटा रहे होंगे, तो वो भी समय समय पे ये बताना भी बहुत जरूरी है, चाहे एक अच्छा हग है या कह ही देना। और अगर हम उनसे कहते रहेंगे तो वो भी हमें कहेंगे। जादू की झप्पी है ना? बहुत और मैडम इस बात पे ना इवन हम लोग जो है आपस में भी, हाँ, सपोजिंग मैं वशिष्ठ को पसंद करता हूँ, बट आई नीड टू टेल हिम यस आई लाइक यू, आई डोंट लाइक हिम, आई नीड टू टेल हिम कि मुकेश यहाँ इम्प्रूव करना है। ये have जो to बात tell आप each कह other. रहे हैं, अभी मैंने ओशो का एक पत्र पढ़ा। उन्होंने अपने एक मित्र को पत्र लिखा और कहा कि मित्र, मुझे कोई बता रहा था कि तुम मेरी पीठ पीछे बहुत प्रशंसा करते हो, क्यों नहीं आते मेरे पास और मेरे गुणों को मेरे सामने ही क्यों नहीं कहते? मेरे जाने के बाद बहुत कुछ कहोगे, बेमाने होगा। लेकिन मैं तो नहीं हूंगा ना सुनने के लिए। तो मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि जहां यू हैव लाइकिंग एंड लव फॉर समबडी, प्लीज कन्वे, कीपिंग इन माइंड द ग्रेस ऑफ द थिंग्स, और विद इन दैट फ्रेमवर्क थिंग्स कैन बी कन्वेड। बच्चों के मामले में बहुत जरूरी है। जरूरी। के मामले में तो जैसे किरण जी, हम मैं एक आप- मिनट हाँ, मैं फिनिश इट हाँ, सॉरी। हाँ, please, please. जैसे मैंने पेरेंटिंग की, हाँ. आई गॉट 2 चिल्ड्रन बिकॉज आई वाज इन ए फार्मा कंपनी, वहाँ इंग्लिश का बोलबाला था, हम लोग वी यूजुअली
used to talk in English. When they were small, my wife was alive that time, so we had decided we'll talk in English for about half an hour. आधा घंटा हम लोग इंग्लिश में बात करेंगे, और हिंदी कोई नहीं, हिंदी पंजाबी कोई नहीं बोलेगा, इंग्लिश बोलेंगे. एक तो हस्बैंड वाइफ का झगड़ा खत्म हो गया. इंग्लिश में झगड़ा कौन करेगा? तो that helped me a lot, because both of them, they are in public sector and they are doing well. So I think I did my job. और उसका एक छोटा सा लिविंग एग्जांपल बताता हूँ. I lost my wife around, it's an old story now, but I was sad. और my younger son was in 6th that time. मेरा बड़ा बेटा मेरे को हंसाने की कोशिश कर रहा था, तो I was not laughing, I was not smiling. तो कहता, पापा what is your problem? Why you are not laughing? छोटा बेटा वो जो 6th में था, he said his problem is only you. You are not studying well. So that was, I feel कि जो मैंने इंग्लिश पढ़ाने की कोशिश करी, जो उसके चक्षु उनके खोले, that was the answer. I felt really happy about it. Here they are grasping certain things. Both of them. One was talking, trying to please me. Other one replied his query. हाँ मैम. जी किरण जी, आप पहले तो सर थैंक यू सो मच. आपने जो बहुत सारी इंसाइटफुल बातें हम लोगों के साथ और ज़्यादा हमारे ऑडियंस के साथ शेयर किया. आई एम श्योर हर एक को कोई टेक अवे ज़रूर मिला है. क्वेश्चन तो नहीं, बट एक चीज़ ज़रूर मैं शेयर करना चाहूँगी. वो ये है कि पेरेंटिंग तो है ही, बट ग्रैंड पेरेंटिंग भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. एंड जिन फैमिलीज में ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, तो जो आप रिवॉर्ड की बात कर रहे थे, कई बार ग्रैंड पेरेंट्स आर मोर अडेप्ट एट डेमोन्स्ट्रेटिंग. तो मैं अपना एग्जाम्पल बहुत क्विकली शेयर करना चाहूँगी. आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे दादाजी और मेरी नानी के साथ मेरा काफ़ी मेरे को लाइफ स्पैन उनका मिला. तो मेरे ग्रैंडफादर का ये प्रिंसिपल होता था कि जब भी मैं अपना कोई यूनिट टेस्ट में 100% लाऊं, तो वो मेरे को उस टाइम में 10 रुपीज का नोट देते थे प्रोत्साहन देने के लिए. और मेरी ग्रैंड मदर नानी का ये असूल होता था कि कोई भी इम्पोर्टेंट चीज पे जाने के पहले मोटिवेशन, जो आप मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स की बात कर रहे थे, उन्होंने चाहे कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े होंगे अपने जमाने में, बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे, पर एक अनसेड उनमें एक इमोशनल इंटेलिजेंस थी कि बच्चे को मोटिवेट करने के लिए मैं इसको इसकी फेवरेट चॉकलेट दूं, या इसको जो फेवरेट इसकी कोई मीठी चीज है वो बना के फिर ये घर से बाहर जाए. सो आई थिंक वो वैसी ग्राउंडिंग बच्चों को अगर मिले, तो वो अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जर्नी, हर एक की जर्नी डिफिकल्ट तो या चैलेंजेस से भरी होती है, लेकिन थोड़ी सी उसमें जिसको कहना चाहिए ना, बम्प्स कम हो जाते हैं. सो पेरेंटिंग तो है, बट आई थिंक जहाँ ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वहाँ पे एक तरीके का कुशनिंग इम्पैक्ट जरूर आता है. थैंक यू टू एवरीबडी वंस अगेन. डॉक्टर पंकज, इससे पहले कि हम कंक्लूड करें, I am taking an opportunity to put you one very fundamental question. और अपनी बात को कहने के लिए मैं अपनी एक रुबाई की मदद लेता हूँ. मैं कहा करता हूँ कि कोई भी आईना मुझे मेरा अक्ष ही तो दिखाता, कोई भी आईना मुझे मेरा अक्ष ही तो दिखाता है, रह जाता है जो भीतर मेरे, कहाँ वो मुझको बताता. और तलाशता फिरता हूं खुद को, खुद ही में मैं, अंत में जाकर मेरा स्वरूप वो मुझको समझा. डॉक्टर साहब, हम लोगों ने दुनियावी बहुत सी बातें करी. मेरा ये मानना है कि जहां बच्चा, संतानें कैरियर के प्रति आगे बढ़ रही हैं, डॉक्टर इंजीनियरिंग होने की तरफ आगे बढ़ रही हैं, वहां पर पेरेंट्स का इम्पोर्टेंट रोल है कि वो इंसान के भीतरी प्राणी को भी शिक्षित करें, उसको भी इस लेवल पर लाएं कि जीवन में
बहुत से संकट आते हैं, आपने उन संकटों का सामना करना, आपने अपने कैरेक्टर को मेंटेन करना, आपको बहुत से लालच मिलेंगे, बहुत सी ऐसी आपको उम्मीदें दिलाई जाएंगी जो पूरी भले ही ना हो लेकिन रास्ता भटका देंगी। मैं एक शेर बीच में ऐड करना चाहूंगा कि कदम एक उठाया था गलत राहे शौक में, कदम एक उठाया था गलत राहे शौक में, और मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती है। मैं वो कदम ना उठा पाऊं, इसके लिए पेरेंट्स की तरफ से एक ऐसी आपको शिक्षा, ऐसी ट्रेनिंग, ऐसी स्ट्रेंथ चाहिए होती है। मैं इत्तेफाक से किरण जी बैठी हैं और ये लोग भी विटनेस के तौर पर मेरी बात का अनुमोदन करेंगे। जो लोग सिख हैं, सरदार हैं, मैंने देखा उनके परिवारों में छोटे बच्चे के हाथ में गुटखा साहब आ जाता, छोटे बच्चों को गुरबानी में गुरुद्वारे ले जाया जाता, जबकि हमारे बड़े समाज में, वाइडर एरिया में वो संस्कार डालने का प्रयास नहीं किया जाता। My question to you is, what is the importance, relevance in the modern time of all such spiritual teaching? I'm not talking about religious teaching. I'm talking about the spiritual teachings, whether from scriptures or from good stories or from some other. I'll add to this. मैंने जो ऑब्जर्व करा है सिख फैमिलीज में, हर फैमिली में, आई होप यू एग्री विद मी, कड़ा प्रसाद डेली बनता, isn't it? अगर डेली नहीं भी बनता तो इट इज, मतलब मैं जितनी सिख फैमिलीज को जानता हूँ, डेली कड़ा प्रसाद बनता ही बनता। So all said and done, it might be or it might not be. Now question important is this, कि इन संस्कारों को, डॉक्टर साहब, अब हमारा मुल्क एक लोकल लेवल से उठ के इंटरनेशनल एरिना पर एक गुरु का रूप धारण कर रहा है। वहां पे इन सब टीचिंग्स में, पेरेंटिंग में, इन सब चीजों का रोल आप कितना देखते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पेरेंटिंग का इन सब चीजों के अंदर। यस, आपने जो एक बात कही कि वो जो अंदर है उसकी डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ भी पेरेंटिंग की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जैक्टली, है। एग्जैक्टली। और यहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम बढ़ा है, यस, उसमें क्या ग्रोथ हुई है, इस बेसिकली हमने आज के इंसान को, आज के बच्चे को ज्यादा इंटेलेक्चुअली मैच्योर बना दिया है। लेकिन जैसे जैसे हमने उसको इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी दी है, हमने उसको उसकी इमोशन से विरक्त कर दूर कर दिया। हाँ, आजकल लोग जो इमोशनल हैं, Yeah. अपने आप को इमोशनल फूल यस, कहते हुए पाए जाते हैं। और मैं बोलता हूँ, अगर आप इमोशनल हैं तो आपके अंदर एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, एसेट है आपका। Yeah. लेकिन आज हम अब उस इमोशंस को ही एक फुलिशनेस के रूप में मानने लगे हैं। Yeah. तो ये बात से मैं डॉक्टर गंभीर की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि हम कितना भी इंटेलेक्ट को दे दे, अगर हम कभी दूसरे सेशन में बात करेंगे माइंड के बारे में डिटेल में, Yeah. लेकिन मेरे पूरे माइंड में सिर्फ 5% रोल है इंटेलेक्ट का, यस, मेरी सोचने का, या, मेरी नॉलेज का, लेकिन 95% जो रोल है वो मेरी इमोशंस का है। Yeah. तो हम बच्चे को पढ़ाई तो दें, हाँ, उसको हमें इंटेलेक्चुअली शार्प तो बनाना है, Yes. लेकिन साथ साथ उसको उसकी इमोशंस के साथ भी कनेक्ट करना है। Yeah. हम चाहते हैं कि पेड़ बहुत ऊंचा बढ़े, Yes. लेकिन अगर हम उसकी जड़ों की गहराई पर फोकस नहीं करेंगे, जड़ों पे पानी नहीं डालेंगे, खाद नहीं डालेंगे। खाद नहीं डालेंगे, तो वो ऊंचाई नहीं ले पाएगा।